और 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत भी करता है। वित्तीय शक्तियाँ अगर देखी जाएँ तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत होता है। दूसरा ये कि वह वार्षिक जो वित्तीय विवरण है उसको संसद के समक्ष रखता है। तीसरा है प्रत्येक 5वें वर्ष में एक वित्तीय आयोग का गठन करता है। तो इसकी वित्तीय शक्तियाँ हैं। अब इसकी न्यायिक शक्तियों की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। एक तो यही पॉइंट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। ये पॉइंट याद करने योग्य है कि उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह तो ले सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उस सलाह को माने। तो मतलब बाध्यकारी नहीं है उसके लिए सलाह। हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियों के बारे में। अब 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ हैं। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन जो कि अनुच्छेद 356 में है, वित्तीय आपातकाल जो कि 360 में है। अगर हम वीटो शक्ति की बात करें तो 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ, एक तो आत्यांतिक है, दूसरा निलंबनकारी वीटो है, तीसरा पॉकेट वीटो है। आत्यांतिक वीटो क्या कहता है कि इसमें संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है राष्ट्रपति। आत्यांतिक वीटो कहता है कि वह विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। इसमें गैर सरकारी सदस्यों की विधेयक संबंधित इसमें है। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे तब ये वीटो यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के इस वीटो को वो राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख सकता है, इसमें विधेयक को, ठीक है, इस वीटो का यूज़ करके अपने पास सुरक्षित रखना। अगला है निलंबनकारी वीटो, जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लौटा दे। आत्यांतिक क्या था, सुरक्षित रख रहा था विधेयक को, और निलंबनकारी में संसद को पुनर्विचार के लिए लौटाता है विधेयक को। यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। ये पॉइंट देखने योग्य है कि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना पारित कर देता है और राष्ट्रपति के पास भेज देता है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है, बाध्यकारी होता है। अगला है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो मतलब विधेयक पर ना तो कोई सहमति दी है, ना ही स्वीकृत किया है और ना ही लौटाया है, मतलब अपने पास रख लेना, अनिश्चित काल तक के लिए लंबित कर देता है। ये पॉकेट वीटो कब लागू हुआ था? एक बार 1986 में जो राष्ट्रपति थे जैल सिंह, उनके द्वारा भारतीय डाक अधिनियम के संदर्भ में, तब ये पॉकेट वीटो यूज़ किया गया था। तो वीटो समझ गए आप लोग कि आत्यांतिक वीटो क्या कहता है, मतलब अपने पास विधेयक को सुरक्षित रखना। निलंबनकारी वीटो कहता है कि पुनर्विचार हेतु विधेयक को लौटा देना। और पॉकेट वीटो ना तो अपनी सहमति देना और ना ही स्वीकृति देना और ना ही लौटाना, मतलब अपने पास अनिश्चित काल तक के लिए रख लेना, तब इस पॉकेट वीटो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम अध्यादेश के बारे में। अध्यादेश आर्टिकल 1, 2, 3 यानी 123 में है। संसद सत्रावसान की अवधि में, जब संसद में सत्रावसान चल रहा हो तब अध्यादेश जारी किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। जब संसद के दोनों सदन में किसी एक सदन में सत्र चल रहा हो तब भी अध्यादेश जारी होता है। और जब संसद में
जब संसद के दोनों सदनों में किसी में भी सदन ना चल रहा हो तब जारी होता है, जब एक सदन में चल रहा हो तब होता है, और जब परिस्थिति ऐसी आ जाए कि कदम ही उठाना पड़े, तत्काल कार्रवाई करना पड़े, तब अध्यादेश जारी होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है कि अध्यादेश को राष्ट्रपति कभी भी वापस ले सकता है, और जब अध्यादेश जारी हो जाता है और संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए तो उसके 6 महीने बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी जारी अध्यादेश संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 महीने बाद समाप्त हो जाता है। अब बात करते हैं क्षमादान की। क्षमादान है आर्टिकल 72 में, यानी 72 में। क्षमादान क्या कहता है कि विधि के प्रयोग में जो भी होने वाली न्यायिक गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए क्षमादान का यूज़ होता है। दंड का स्वरूप बदला जाए, अगर दंड का स्वरूप कड़ा है तो उसका बचाव प्रदान करने के लिए क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति अपनाता है। अब क्षमादान की जो शक्ति है उसमें कुछ बातें पढ़ने योग्य हैं, जैसे उसके अंतर्गत आता है लघुकरण। लघुकरण में क्या है कि दंड के स्वरूप को ही बदल देना, उसकी अवधि कम कर देना। दूसरा है परिहार। परिहार मतलब दंड की प्रकृति को कम किए बिना अवधि कम करना। लघुकरण में क्या था कि दंड के स्वरूप को ही बदल दिया गया और अवधि को कम कर दिया गया, लेकिन परिहार में दंड की प्रकृति को कम किए बिना अवधि कम कर दी। विराम में विशेष परिस्थिति में सज़ा की अवधि कम करना, विशेष परिस्थितियों में सज़ा को कम कर देना, ठीक है। और प्रविलंबन में दंड पर अस्थायी रोक, दंड पर अस्थायी रूप से रोक लगाना प्रविलंबन में। तो लघुकरण मतलब दंड के स्वरूप को बदलना और अवधि को कम करना। परिहार यानी दंड की प्रकृति कम किए बिना अवधि को कम कर देना। और विराम मतलब विशेष परिस्थिति में सज़ा की अवधि को कम कर देना, यानी विशेष परिस्थितियों में सज़ा की अवधि को कम करना। और प्रविलंबन में दंड पर अस्थायी रोक लगा देना। अब एक पॉइंट है कि राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई जो सज़ा है उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें ध्यान देने योग्य हैं कि कौन सा जो सज़ा है वो राष्ट्रपति कर सकता है, कौन सा नहीं, राज्यपाल नहीं कर सकता। यानी मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता है, ठीक है। कुछ संशोधन है, जैसे 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का था, उसमें राष्ट्रपति पर पीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। राष्ट्रपति पर पीएम की जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है इसकी सलाह बाध्यकारी है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला था उसमें मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना, ठीक है। तो ये दो ऐसे संशोधन हैं जिन्हें याद किया जा सकता है कि राष्ट्रपति पर पीएम की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। और 44वां जो संविधान संशोधन 1978 का था उसमें मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। कुछ आर्टिकल हैं राष्ट्रपति के, जैसे आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति संघ की, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 में आपका कार्यकाल हो गया, 57 में पुनर्चुनाव के लिए अर्हताएँ, 58 में योग्यताएँ, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान, 85 में सत्रावसान, 123 में अध्यादेश और 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 143 वाला सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है राष्ट्रपति को। और एक आर्टिकल 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। एक पॉइंट और है कि राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग
केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ये याद करने योग्य है कि अगर पूर्व में याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी है तो दोबारा से याचिका दायर नहीं की जा सकती है। ठीक है। अगला पॉइंट है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ये आर्टिकल है 53 में, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति को सलाह के लिए पीएम की नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जो कि आर्टिकल 74 में है, सबको पता होगा। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये 75 में है, आर्टिकल 75। कुछ संशोधन है, जैसे 42वां जो संविधान संशोधन 1976 का था, उसमें राष्ट्रपति पर पीएम के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। राष्ट्रपति पर पीएम की जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद है, इसकी सलाह बाध्यकारी है। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। जो 44वां संविधान संशोधन 1978 वाला था, उसमें मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। ठीक है। तो ये दो ऐसे संशोधन हैं जिन्हें याद किया जा सकता है कि राष्ट्रपति पर पीएम की नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है। और 44वां जो संविधान संशोधन 1978 का था, उसमें मंत्रिमंडल को सलाह पर पुनर्विचार के लिए कहना। कुछ आर्टिकल हैं राष्ट्रपति के, जैसे आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 53 में कार्यपालिका शक्ति संघ की, 54 में राष्ट्रपति का चुनाव, 55 में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, 56 में आपका कार्यकाल हो गया, 57 में पुनर्चुनाव के लिए अर्हताएँ, 58 में योग्यताएँ, 60 में शपथ, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमादान, 85 में सत्रावसान, 123 में अध्यादेश और 143 में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, 143 वाला सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है राष्ट्रपति को। और एक आर्टिकल 65 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होगा। तो इस तरह से हमारा जो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। ये मैंने एम लक्ष्मीकांत बुक से बनाए थे इसके नोट्स, तो अगर आप लोगों को हेल्प लगे इससे तो ज़रूर पढ़ना। बाकी अगला टॉपिक उपराष्ट्रपति से रिलेटेड होगा।